की सबसे ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है? और क्या व्हाइट हाउस में हुई एक कथित सीक्रेट बातचीत ने इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी संसद ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन की राजनीति में भूचाल ला दिया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ईरान की जंग अब ट्रंप के लिए राजनीतिक सिरदर्द बनती जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञानी। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अब उसी जंग के बोझ तले दबती दिखाई दे रही है जिसे उसने अपनी ताकत, अपने प्रभाव और अपनी सैन्य श्रेष्ठता के दम पर शुरू किया था? क्या व्हाइट हाउस के भीतर वो बेचैनी घर कर चुकी है जिसकी चर्चा बंद कमरों से निकलकर संसद की गलियारों तक पहुंच गई? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब ये एहसास होने लगा है कि युद्ध शुरू करना जितना आसान होता है उसे राजनीतिक रूप से संभालना उतना ही मुश्किल? इन सवालों के जवाब वॉशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा रहा है, क्योंकि इस बार बहस सिर्फ ईरान, मिसाइलों और सैन्य ठिकानों की नहीं, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक विश्वसनीयता की। जिस देश ने दशकों तक दुनिया को ताकत का प्रदर्शन दिखाया, आज उसी देश की संसद उसे फैसले पर सवाल उठा रही है। कहावत है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। और विरोधियों का दावा है कि ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति कहीं ना कहीं इसी कहावत को सच साबित करती दिखाई देती। आपने ठीक सुनी है कहावत, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ये बिल्कुल एकदम सटीक बैठती नजर आ रही है। कभी दुनिया को चेतावनी देने वाला अमेरिका आज खुद अपने भीतर उठ रहे सवालों का जवाब देखने में व्यस्त दिखाई देता है। ट्रंप प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि ईरान पर दबाव बनाकर उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महीनों से चल रहे संघर्ष के बावजूद कोई निर्णायक राजनीतिक नतीजा सामने नहीं है। उल्टा अब अमेरिकी संसद में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर इस युद्ध का लक्ष्य क्या है, इसकी समय सीमा क्या है और इसकी अंतिम मंजिल कहां? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब सरकार के पास जवाब कम और सवाल ज्यादा हो जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। आज की तारीख में पूरी दुनिया सबसे ज्यादा जिस सवाल को जानना चाह रही है वो ये जानना चाह रही है कि आखिर वो कौन सा डर है, ईरान का वो कौन सा खौफ है जिसकी वजह से अमेरिका अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे ईरान की उस खुफिया ताकत के बारे में, उस सुपर पावर के बारे में जिसके सामने दुनिया की महाशक्ति भी नतमस्तक है। सीआईए की एक लीक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास तकरीबन 1 लाख के आसपास अलग अलग तरीके के ड्रोन हैं और अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में ईरान का कयामत दिखेगा। सीआईए की खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के पास तकरीबन 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है और यही वो ड्रोन और मिसाइल का डर है कि अमेरिका ईरान में दाखिल नहीं हो सकता है। ईरान में छोड़िए, गल्फ ऑफ ओमान में भी दाखिल नहीं हो सकता। वो अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है, यानी गल्फ ऑफ ओमान से भी बाहर है। और ये बात अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अभी मिसाइल और ड्रोन के मामले में बहुत आगे है और बहुत मजबूत है। अगर अमेरिका फुल फ्लेज अटैक फिर से शुरू करता है तो न सिर्फ अमेरिकी विमान गिरेंगे, अमेरिकी जहाज डूबेंगे, बल्कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान हो सकता है। और मिडिल ईस्ट देशों में जो अमेरिकी बेस मौजूद हैं वो और इजराइल में जो अमेरिकी बेस है और इजराइल के अंदर जो सैनिक मौजूद हैं उन पर बहुत बड़ी तबाही मचेगी। और यही वजह है कि अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। आपको याद होगा हमने आपको जानकारी दी थी कि सीआईए ने ईरान पर अभी हमला करने से मना किया था डोनाल्ड ट्रंप को और कहा था ये मुफीद वक्त नहीं है कि ईरान के साथ इस वक्त किसी भी तरह की जंग की शुरुआत की जाए। बावजूद इसके ईरान पर इजराइल के कहने पर अमेरिका ने हमला किया और बाद में जो हुआ
उसकी तस्वीर, उसकी रिपोर्ट डे बाय डे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो नुकसान अमेरिका को हुआ वो आगे कितने सालों में अमेरिका इसकी भरपाई कर पाएगा, यह भी कहना फिलहाल मुश्किल है। तो ईरान की जो असली ताकत है, रियल पावर है, वो ईरान के ड्रोन और मिसाइल है, जो बात CIA भी मान रही है। ईरान ने दशकों तक भूमिगत सैन्य तंत्र खड़ा किया। इसे वो मिसाइल सुरंग कहते हैं, मिसाइल सिटी कहते हैं। मार्च 2025 में ईरान ने खुद एक विशाल भूमिगत मिसाइल सुविधा का वीडियो जारी किया था, जिसमें भूमिगत सुरंगों में वाहनों पर रखी उन्नत मिसाइलें दिखाई गई थी। IRGC ने दक्षिणी ईरान में एक नई मिसाइल सिटी का उद्घाटन भी किया, जिसमें विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइलें तैनात हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को मात देने वाले उन्नत सिस्टम लगे हुए हैं। ईरान का यह भूमिगत नेटवर्क कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यज़्द के पास एक मिसाइल सिटी पहाड़ में 1500 फुट से भी अधिक गहराई में बनी, जो ग्रेनाइट के चट्टानों को काट कर बनाया गया है और जिस पर बंकर बस्टर जैसे बमों का कोई असर तक नहीं होता। CIA की खुफिया रिपोर्ट्स में इसके मुताबिक ईरान बमबारी के कुछ ही घंटों में ध्वस्त प्रवेश द्वारों को साफ करके इन केंद्रों को दोबारा चालू कर लेता है, क्योंकि नुकसान ऊपरी रहता है, अंदर तक नहीं होता। यानी अमेरिका का जो दावा है उससे अमेरिकी संसद और अमेरिकी अधिकारी और पेंटागन के अधिकारी भी सहमे हुए हैं, और इसलिए अमेरिका यहां पर दूसरी रणनीति के साथ काम करना चाहता है, जिसके तहत नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है कि ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ेंगे, क्योंकि ईरान को सामरिक दृष्टिकोण से हरा पाना उसके घर में घुसकर या उसके दरवाजे पर पहुंचकर लगभग नामुमकिन है। और अमेरिका को पता है कि अगर डायरेक्ट ईरान पर हमला किया तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसका असर अमेरिका में व्यापक तौर पर दिखेगा, क्योंकि अमेरिका के पास से अब मिसाइलों का भंडार काफी कम हो गया है, इंटरसेप्टर्स कम हो गए हैं, और इस वजह से अमेरिका हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, ईरान की किस ताकत के बारे में जिक्र किया गया है। ईरान ने हुर्मुज के पास 30 मिसाइल साइट्स को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान ने 60 में से 50 मिसाइल साइट्स को दोबारा चालू कर लिया है। ईरान के पास अभी मिसाइल भंडार का लगभग 70% बचा हुआ है। ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल स्टोरेज सुविधाएं फिर से ऑपरेशनल कर ली गई हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है और 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इस रिपोर्ट को लेकर ट्रंप सरकार परेशान है। इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आती है जिसने पूरे घटनाक्रम को दिलचस्प बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से निजी बातचीत में कहा कि जब तक कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरता तब तक वो ईरान के खिलाफ फिर से ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करेंगे। ये बयान सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। एक बार फिर से हम इस बयान को दोहरा देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से निजी बातचीत में कहा कि जब तक कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरता तब तक वो ईरान के खिलाफ फिर से ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करेंगे। ये बयान सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ झलकता है कि व्हाइट हाउस अब हर कदम को बेहद सावधानी से उठाना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि युद्ध का मैदान जितना खतरनाक होता है, चुनावी मैदान उससे कहीं ज्यादा निर्मम होता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने सही सुना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और ट्रंप प्रशासन का मौजूदा रुख कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। पिछले कई महीनों से ईरान के खिलाफ चली सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया। यही वजह है कि अब वॉशिंगटन में युद्ध की भाषा से ज्यादा बातचीत की भाषा सुनाई देने लगी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बदलाव रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी का परिणाम? दरअसल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में सैन्य कार्रवाई रोकने और कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध जारी न रखने की मांग की गई। प्रस्ताव 2015 के मुकाबले 2008 वोटों के पास हुआ। पहली नजर में यह सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया लग रही और लग भी सकती थी,
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि ये वोटिंग बताती है कि ईरान युद्ध को लेकर राजनीतिक सहमति कमजोर पड़ रही है। इस वोटिंग का सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। राजनीति में विरोधी दलों का विरोध कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल पूछने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। घर की आग जंगल की आग से ज्यादा खतरनाक होती है और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उठ रही असहमति की आवाजें सी खतरे की ओर इशारा करती है। ये संख्या भले छोटी हो, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति अमेरिकी सैनिकों को ईरान से वापस बुलाए जब तक कि कांग्रेस औपचारिक रूप से युद्ध की अनुमति ना दे। हालांकि अभी इसी सीनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है और कानूनी विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं कि इसकी बाध्यता कितनी होगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मतदान ट्रंप प्रशासन के लिए चेतावनी की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि युद्ध को लेकर संसद का धैर्य अब कम होता जा रहा है। अगर डेमोक्रेट सांसद लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रणनीति के बिना अमेरिका को एक लंबे संघर्ष में धकेल दिया है, उनका कहना है कि युद्ध का उद्देश्य जितना स्पष्ट होना चाहिए था उतना कभी नहीं रहा, और यही वजह है कि अब जनता के बीच भी बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। आखिर कोई भी लोकतंत्र अनिश्चित काल तक युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। जनता आखिरकार पूछती है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है और बदले में हासिल क्या। ये सवाल और बड़ा तब हो जाता है जब युद्ध का असर आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद तेल बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, ईरान की कीमतों पर दबाव बढ़ा है और आर्थिक चिंताएं गहरी है। आम नागरिक के लिए विदेश नीति का महत्व तब बढ़ जाता है जब उसका असर उसके मानसिक खर्च पर दिखाई देने लगे, और यही वजह है कि अब युद्ध से विदेश नीति का विषय नहीं रहा, बल्कि घरेलू राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य ग्रेगरी मित्स ने इस मतदान को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उनके मुताबिक अब रिपब्लिकन सांसद भी अपने मतदाताओं की भावनाओं को समझने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग मध्य पूर्व में एक और लंबी जंग नहीं चाहते। अफगानिस्तान और इराक के अनुभव अभी भी अमेरिकी समाज की स्मृति में मौजूद है। इसलिए जनता अब किसी नए अंतहीन संघर्ष को लेकर उत्साहित नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में खतरा और बड़ा हो सकता है। लेकिन आलोचकों का जवाब है कि सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक सफलता दो अलग अलग बातें हैं। किसी ठिकाने को निशाना बनाना आसान है, लेकिन किसी क्षेत्रीय संकट को स्थायी समाधान निकालना नहीं अधिक कठिन काम है। अगर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि क्षेत्रीय संकट का स्थायी समाधान निकालना कहीं अधिक कठिन काम हो सकता है, और यही वजह है कि अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बातचीत का दौर तेज हो गया। कूटनीतिक प्रयासों ने एक अंतहीन समझौते की संभावना को जन्म दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये समझौता युद्ध का अंत ना होकर बल्कि केवल एक अस्थायी विराम साबित हो सकता है। यानी फिलहाल तलवार बयान में रखी जा सकती है, लेकिन उसे फेंका नहीं जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यदि कोई समझौता होता भी है तो वो दोनों देशों के बीच मौजूद सबसे कठिन मुद्दों को भविष्य के लिए टाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूल विवाद जस के तस बने रहेंगे। इसलिए समझौते को स्थायी शांति का रास्ता मानना जल्दबाजी है। ये केवल तनाव कम करने की कोशिश होगी, समाधान नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस संभावित समझौते का सबसे बड़ा उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामान्य बनाना। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए जलमार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाधित होने से वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल जाती है। इसलिए आर्थिक दबाव अब कूटनीति को आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़ा कारक बन चुका है। युद्ध के दौरान ईरान को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है। उसे कई औद्योगिक ढांचे प्रभावित हुए और अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ईरान पूरी तरह झुकता हुआ दिखाई नहीं। यही वजह है कि संघर्ष के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विश्लेषकों का कहना है
कि इस पूरे संघर्ष का एक अप्रत्याशित परिणाम ये भी रहा है कि ईरान के भीतर कट्टरपंथी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का प्रभाव और मजबूत हुआ। यानी जिस दबाव से बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, उसी दबाव ने कुछ मामलों में उल्टा असर पैदा कर दिया। ये मध्य पूर्व की राजनीति की जटिलता को भी दिखाता है। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक डेनिस रोस का कहना है कि इस युद्ध में असाधारण सैन्य सफलताएं तो मिली, लेकिन कोई बुनियादी रणनीतिक उपलब्धि हासिल नहीं। उनके अनुसार अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे पूरी तरह बंद अभ्यास माना जा सके। ये टिप्पणी इस पूरे संघर्ष की वास्तविक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध के मैदान में कई जीतें दर्ज की गई होंगी, लेकिन राजनीतिक समाधान अभी दूर दिखाई देता है। इतिहास बताता है कि केवल सैन्य ताकत के सहारे लंबे समय तक स्थिरता कायम नहीं की जा सकती। आखिर में बातचीत और राजनीतिक समझौते की जरूरत पड़ती ही है। अब वॉशिंगटन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस के बढ़ते दबाव को झेल पाएगा। क्या रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद और गहरे होंगे? और क्या आने वाले दिनों में ईरान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हैं। फिलहाल तस्वीर यही है कि युद्ध भले धीमा पड़ता दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके पीछे मौजूद अविश्वास, राजनीतिक मतभेद और रणनीतिक टकराव अभी भी कायम है। इसलिए मानना और मान लेना कि संकट पूरी तरह खत्म हो गया है शायद जल्दबाजी हो, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में खत्म नहीं होता। और शायद यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार फिलहाल कम होता दिखाई दे सकता है, लेकिन मूल विवाद अब भी जस-से-तस बना हुआ है। ऐसे में सवाल वही है, क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक लंबे समय और लंबे अनिश्चित संघर्ष के अगले अध्याय से पहली खामोशी? आने वाले दिन ही इसका जवाब देंगे। तो सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या ये वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक ऐसा विराम है जिसके बाद संघर्ष का नया अध्याय खुला सकता है और खुल भी सकता है? क्या ट्रंप का बदला हुआ रुख किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस, बढ़ती महंगाई और जनता के दबाव ने व्हाइट हाउस को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ने इस जंग से भी हासिल किया जिसके लिए उसने इतना बड़ा दांव खेला था, या फिर हालात ऐसे बन गए कि खोदा पहाड़ और निकली चुनिया वाली कहावत उसके दावों पर फिट बैठती नजर आ रही है? फिलहाल बंदूकें भले कुछ देर के लिए शांत होती दिखाई दे, बातचीत की मेज सजती दिखाई दे और समझौते की खबरें सुर्खियां बनती दिखाई दे, लेकिन हकीकत यह है कि अविश्वास की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। विवाद अब भी जिंदा है और मध्य पूर्व की जमीन पर तनाव की चिंगारियां अब भी पूरी तरह बुझी नहीं। यानी कहानी खत्म नहीं हुई है, पर्दा अभी गिरा ही नहीं है और दुनिया की नजरें अब उस पर अगले कदम पर टिकी हुई है जो तय करेगा कि ये शांति की राह है या फिर एक और बड़े टकराव की राह है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर का अगला अध्याय शायद पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, आए दिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। कभी ईरान अमेरिका के फाइटर जेट मार गिरा रहा है, कभी ईरान अमेरिका पर वोट कर रहा है, कभी ईरान यूएस की एयरबेस पर मिसाइलें दाग रहा है और उन दावों को अमेरिका सिरे से खारिज कर दे रहा है। कभी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान झुठला रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। कभी अमेरिका की सेना दावा आता है उनका बड़ा बड़ा कि ये सारे दावे सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। तो आखिर सच क्या? ईरान कह रहा है वो हमले कर रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। अमेरिका सारे दावों को सिरे से खारिज कर दे रहा है और कह रहा है कि ये सब झूठ है। ये तो वक्त ही बताएगा अमेरिका झूठ बोल रहा है या फिर ईरान। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।